वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं विवेक तापड़िया और ये है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। बच्चों, हम लोग पेपर नंबर 4 एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे। तो पेपर नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम डिस्कस कर चुके लास्ट वीडियो में, और ये है इसका सेकंड पार्ट। इसको आप पार्ट 2 कह सकते हैं। तो पार्ट 2 में अब हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 to 20। सो लेट्स स्टार्ट। सभी बोर्ड के बच्चों के लिए वैलिड है, और स्पेशली सीबीएसई जिनका एग्जाम आ रहा है 10 तारीख को। टू मेटेलिक वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल। बच्चों, शब्दों को समझो। दो धात्विक तार हैं, और तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेम मटेरियल। सेम मटेरियल आते ही हो गया एक तो रेजिस्टिविटी सेम, है ना। दो धात्विक तार हैं समान पदार्थ के, समान धातु, और डेंसिटी सेम। इस क्वेश्चन में हमें डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ रही, पर किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़े तो डेंसिटी सेम। टी फॉर डेंसिटी है। हैव द सेम लेंथ, लेंथ बराबर है उनकी, ये दिया हुआ है आपको, माना कि L, बट क्रॉस सेक्शनल एरिया इन द रेशियो 1:2। डी से कंफ्यूज मत होना, डायमीटर नहीं है ना, इसलिए काट देता हूँ। डेंसिटी भी यहाँ काम नहीं आ रही, डेंसिटी होती है। क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो मैं यूं कह सकता हूं कि A1/A2 वो है 1:2, और इनको आपने जोड़ दिया सीरीज में। सीरीज का मतलब करंट सेम, चार्ज सेम, तो करंट सेम है, तो आई इज सेम। अगर पैरेलल होता तो हम बोलते हैं वोल्टेज सेम। द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द टू वायर्स। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के चार फॉर्मूले हैं, चारों आपके काम आने वाले हैं। मैं लिख देता हूं लाइन से, रिवाइज हो जाएंगे, रिवीजन कर लो आप। वी डी इक्वल टू ई वी टॉ अपॉन एम एल। ये मैंने लिखा है स्केलर फॉर्म में, है ना। ये इधर बड़ा भी है पोटेंशियल। वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं मैं इसको। ऊपर वाले को हम ड्रिफ्ट स्पीड बोलेंगे, तो नीचे वाले को बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, माइनस ई ई टाउ अपॉन एम, क्योंकि v बाय एल होता है e, है ना। ऐसे लिंक कर सकते हो आप। अब इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यहाँ काम आने वाला नहीं है, क्योंकि सीरीज में करंट सेम है, हमें करंट की टर्म्स में चाहिए। तो आपके जो काम आएगा फॉर्मूला बच्चों, वो ये है, वी डी इक्वल टू, इसको मैं डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आपके काम आने वाला है, वी डी इक्वल टू आई अपॉन एन ए ई। एन ई ए भी लिख सकते थे, मैंने जानबूझ के ए को आई के नीचे रखा, बिकॉज ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, जो आपको आना चाहिए। क्या पूछ लिया जाता है? आई अपॉन ए करंट डेंसिटी है, और इसको फिर मैं वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ, माइनस जे अपॉन एन ई, क्योंकि वी डी और जे की डायरेक्शन अपोजिट होती है। हमें इस फॉर्मूले को यूज करना है। हम देख रहे हैं कि ई सेम, ठीक है, ई सेम, एन सेम, आई सेम, बस इनवर्स रेशियो ऑफ ए वो चाहिए हमको, और तो कोई फैक्टर यहाँ पे आ नहीं रहा। तो सीधे सीधे 1:2 का हो गया 2:1। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, क्योंकि एरिया के इनवर्स रेशियो में एरिया का रेशियो 1:2, तो इसलिए 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। वायर ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस, आपको इस वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज 20 ओम, इज ग्रेजुअली स्ट्रेच्ड। दो सिचुएशन होती है लेंथ बढ़ाने की। एक तो हम एक्स्ट्रा लेंथ जोड़ दें, एक्स्ट्रा लेंथ जोड़ते हैं अगर, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। पर एक्स्ट्रा लेंथ नहीं जोड़ते, खींच कर लंबाई बढ़ाते हैं, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन साइमल्टेनियसली कम हो जाता है। उस सिचुएशन में आपके काम आता है ये फॉर्मूला। आप डिराइव भी कर सकते हैं, आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स आर, जहां पर एन जो है खींच कर लंबाई बढ़ाई है, हमने डबल किया है, तो एन की वैल्यू यहाँ पर 2 है, डबल, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एन इक्वल टू 2। इट इज देन कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। उसके बाद हमने दो टुकड़े किए, तो रेजिस्टेंस आधा हो गया। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा सवाल है, पैरेलल में जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस और आधा हो गया बच्चों, ठीक है, आपको पता है आइडेंटिकल है तो और आधा हो गया। तो पहले क्या हो गया था, हमने डबल किया था, तो n की वैल्यू 2 थी, तो 4 टाइम्स हो गया था। समझते जाइए, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ओरली हो जाएगा। 4 टाइम्स करने के बाद आपने इसके दो टुकड़े किए, तो आधा हो गया, यानी 2 टाइम्स 2 टाइम्स, और फिर उनको आपने मतलब 2r 2r हो गया। अगर r था 20 था,
तो 20 को आपने डबल किया तो 4, अब वैल्यू में बात कर लेता हूं मैं जिससे आपको आसान रहेगा। 20 इंटू 4 80 ओम हो गया। 80 ओम के दो टुकड़े किए, 40 ओम हर एक टुकड़े का रेजिस्टेंस, फिर उनको पैरेलल में जोड़ा तो 20 ओम वापस से हो गया। अब आपने 20 ओम को अक्रॉस ए 4 वोल्ट बैटरी जोड़ा तो करंट कितनी होगी? तो ये बीच की जो जमा खर्च है वो बराबर है, तो हम बोलेंगे ये जो करंट है ये होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्योंकि 20 ओम इटसेल्फ है ही सही, तो करंट हो गए 1/5 एम्पियर। 4 5 जो 20, 1/5 एम्पियर। तो 1/5 जो है वो ये है, आप जानते हैं 2/10। तो लिखने का तरीका ऐसा है, आपको घूमना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, which of the following figures represent the electric field lines due to a single negative charge? नेगेटिव चार्ज मतलब लाइंस आएंगी, रेडियली आएंगी और टर्मिनेट हो जाएंगी, साफ साफ देख रहे हैं, बाकी और नहीं है, बाहर नहीं जाती, उससे आती हैं। If there are no charges enclosed by a surface, then the net electric flux गॉस लॉ पर बेस्ड है। अगर कोई चार्ज enclosed है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा, इसमें कोई शक नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं। टू आइडेंटिकल को एक्सियल लूप, ठीक है, इमेजिन कीजिए दोनों में करंट आई और अपोजिट सेंस में, दीज आर को एक्सियल लूप और दोनों में करंट। अच्छा, ये बनाया मैंने सही है कि गलत बनाया सोच के देखिए बच्चों, ये गलत बनाया है, कोई क्या डिफरेंस है समझना इसको, है ना, ड्राइंग से समझो क्या डिफरेंस है। एक तो मैंने वैसे बनाया, दूसरा मैंने ऐसे बनाया, तो डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। करंट अपोजिट सेंस में, मान लो इसमें क्लॉकवाइज है इधर से देखने पर, तो इसमें होगी एंटी क्लॉकवाइज वहीं से उधर से देखने पर। A simple Amperian loop C passes through both of them once. Choose the correct statement. इन दोनों में से होकर कोई एम्पिरियन लूप गुजर रहा है, यानी एम्पियर लॉ आप लगा रहे हैं, जो इन दोनों में से होकर गुजर रहा है। सपोज ऐसा कुछ ऐसा। तो सिचुएशन क्या हुई, अगर आप देख पाए, अगर ये एम्पिरियन लूप है तो यहां से एक करंट ऊपर जाते हुए होगी, दूसरी करंट नीचे आते हुए होगी। आप समझ सकते हैं इजीली, लूप ए की करंट ऊपर जाते हुए, लूप बी की करंट नीचे आते हुए, और क्योंकि दोनों की करंट सेम है, दोनों की करंट सेम है, तो नेट करंट सिग्मा आई, अब मैं एम्पियर लॉ याद दिलाता हूं आपको। एम्पियर लॉ क्या बताता है, इंटीग्रेशन ऑफ, यहां लिखता हूं या नीचे चलते हैं, एम्पियर लॉ बताता है इंटीग्रेशन ऑफ अलोंग क्लोज पाथ है, क्लोज लूप, बी डॉट डीएल, ये होता है म्यू जीरो टाइम्स सिग्मा आई। हम देख चुके हैं ऊपर सिग्मा आई जीरो है, अब क्या ये कह रहे हैं वो देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ सेंस ऑफ सी, टू म्यू जीरो आई होगा क्या, देयर मे बी ए पॉइंट सी वेयर बी एंड डी एल आर पैरेलल, नन ऑफ दीज। सो मुझे तो इसमें से कोई सा आंसर दिखाई नहीं दे रहा। अगर मैं 3D में भी इमेजिन करूं, ये लूप है, ये दूसरा लूप है, इसमें करंट नीचे जा रही है, इसमें करंट ऊपर जा रही है, ठीक है, और एम्पियर लूप एक बार गुजर रहा है। तो मेरे हिसाब से सिग्मा आई जीरो है, सिग्मा आई जीरो, तो मैं किसको ऑप्शन बनाऊंगा, नन ऑफ दीज को। आंसर देखने की जरूरत हमें नहीं है, फिर भी मैं आपको बाद में चेक करा दूंगा आंसर। सो नेक्स्ट वन इज द करेक्ट प्लॉट of the magnitude of magnetic field B
versus distance r from the center of wire if the radius of wire is capital R. Okay, वायर जो है मोटा है. It is not wire actually, it is rod. You can consider it as rod. तो बच्चों करंट की स्थिति क्या है? करंट जो है डीसी की बात हम कर रहे हैं, तो डीसी पूरे वॉल्यूम में फ्लो होती है, होल वॉल्यूम, जबकि एसी सिर्फ सरफेस पर फ्लो होती है, उसको हम कहते हैं स्किन इफेक्ट. इसलिए एसी वाले जितने भी तार होते हैं मल्टी स्ट्रैंड और डीसी वाले तार होते हैं सिंगल स्ट्रैंड. स्पीकर वाला तार सिंगल स्ट्रैंड बेटर है, टेलीफोन वायर सिंगल स्ट्रैंड, और हमारे घरों में जो अप्लायंस तक जा रहे हैं वो मल्टी स्ट्रैंड. और इसकी रेडियस आपको दी हुई है, दिस इज कैपिटल आर. अब जो स्मॉल आर है वो चेंज हो रहा है बच्चों. स्मॉल आर इज वेरिएबल. जब तक अंदर रहेगा तब तक स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है, और जब हम बाहर चले जाएंगे आउटसाइड दिस रहेगा स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर. तो ये सिचुएशन है. तो हमें पता है जैसे अंदर रहेगा, ये चौथे चैप्टर में 4.10 होना चाहिए शायद, सॉल्व एग्जांपल है ये. ग्राफ वहां से आप देख सकते हैं. ऐसा होगा नहीं कांस्टेंट, बाहर कांस्टेंट नहीं होगा, रिजेक्ट करते हैं हम ना. मान लो आपको नहीं पता, ऑप्शन एलिमिनेशन थ्योरी से चलते हैं. ऐसा होगा नहीं कि बाहर 0 हो जाए तो बस एक ही ग्राफ बचा है बच्चों. दिस वन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following independent quantities is not used to specify the Earth's magnetic field? पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है. तो Earth's magnetic field में vertical component नहीं आता, बाकी तीनों तो आते हैं. 18th, which of the following is correct about magnetic monopole? Magnetic monopole के बारे में क्या सही है? Magnetic monopole exist नहीं करता, अभी तक तो किसी ने देखा नहीं, अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ. Magnetic monopole does not exist, सही बात है. अब इन दोनों में से एक तो सही होगा. मैग्नेटिक मोनोपोल हैव कांस्टेंट वैल्यू ऑफ मोनोपोल मोमेंट, ये हमें पता ही नहीं है कैसा स्टेटमेंट है. मोनोपोल मोमेंट ये तो हमने सुना नहीं, इंक्रीजेस. डाइपोल मोमेंट होता है हमेशा, मोनोपोल मोमेंट इंक्रीज डिस्टेंस. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप कर सकते थे इसको, नहीं जानते कुछ भी तब भी कर सकते. द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज बी, जो कि हम जानते हैं कितना होता है, μ0I upon 2r. If radius of the loop is doubled, इसको आपने दुगना कर दिया रेडियस को, keeping the current unchanged, करंट उतनी की उतनी है. The magnetic field at the center of the loop will become, so obviously आधा रह जाएगा, b/2, में कोई डाउट नहीं. Next, which of the following circuit element stores energy in the electromagnetic field? आप जानते हैं आपके सिलेबस में L है, C है, R है. ये स्टोर करता है मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी, हाफ Li स्क्वायर, फॉर्मूला आपको आना चाहिए. कैपेसिटर स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q स्क्वायर बाई C, हाफ QV, तीनों फॉर्मेट है हमारे पास. रेजिस्टेंस एनर्जी स्टोर करता है ऐसा नहीं है, रेजिस्टेंस तो एनर्जी खाता है, बोलेंगे हीट की फॉर्म में डिसिपेट कर देता है. अब यहां बोल रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया, मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया. इंडक्टर, कैपेसिटर, कंडक्टर, तो सही जवाब क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. तो मेरे हिसाब से तो इंडक्टर भी स्टोर कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के टर्म में, और कैपेसिटर भी स्टोर कर रहा है. अब यहाँ इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है. वेरिएबल रेजिस्टर, नो वे. कंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में स्टोर करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और वो भी वही कैपेसिटर की तरह होती है, हाफ CV स्क्वायर. तो हम ये बोलेंगे कि कैपेसिटर जो है स्टैटिक फॉर्म में कर रहा है, मैग्नेटिक फॉर्म में जो कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड होता तो फटाक से हम आंसर बनाते हैं इंडक्टर. अभी भी इंडक्टर बना देंगे क्योंकि कैपेसिटर स्टैटिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर करेगा, ऐसा हम कह सकते हैं. कैपेसिटर पे जाकर स्टैटिक फॉर्म में
पर आपने पढ़ा है एलसी ऑसिलेशन, अगर आपने पढ़ा है तो एनर्जी मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक ये कन्वर्जन होता है। सो यहां पर कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच डाउट रहेगा। अब अगर मैं आपको आंसर दिखा भी दूं, here is the answer। तो क्वेश्चन नंबर है बच्चों 20 होना चाहिए, 20 का ए, 20 का ए इंडक्टर जैसे कि मैंने लगाया, उससे पहले 19 का बी, so लेट्स चेक दैट आल्सो। 19 का यहाँ इन्होंने ए लिखा हुआ है, व्हाट मे बी द रीजन। 19 का ए, 19 का हमने भी ए लिखा है, 20 का भी ए लिखा है, तो मैंने गलत देख लिया, ऊपर देख लिया, 13 का बी था। ओके, 18 का बी, 18 का बी, 17 का डी, जरूरत ही नहीं है देखने की। ओके, तो इस पार्ट में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स मैं लेता हूं नेक्स्ट पार्ट में, मिलते हैं जल्दी। टिल देन हैप्पी लर्निंग।